प्रदीप को पति के रूप में पाकर मंजू के सारे सपने चूर चूर हो गए थे। प्रदीप का रंग सांवला और कद नाटा था। वह मंजू की उम्र में भी काफी बड़ा था। मंजू ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर थी बहुत खूबसूरत। उसके खूबसूरत फिल्में हीरो जैसे पति की कल्पना की थी। प्रदीप सीधा साधा और नेक इंसान था। वह मंजू से बहुत प्यार करता था। उसे खुश करने के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाता था, मगर मंजू मुंह बिचकाकर तोहफे एक और रख देती। वह हमेशा तनाव में रहती। उसे पति के साथ घूमने फिरने में भी शर्म महसूस होती। मंजू तो अपने देवर संदीप पर फिदा थी। पहली नज़र में ही वह उसकी दीवानी हो गई थी। संदीप मंजू का हम उम्र भी था और खूबसूरत भी। मंजू को लगा कि उसके सपनों का राजकुमार तो संदीप ही है। प्रदीप की नई नई नौकरी थी, उसे बहुत कम फुर्सत मिलती थी। अक्सर वह घर के बाहर ही रहता था। ऐसे में मंजू को देवर के साथ बेहद भाता। वह उसके साथ खूब हंसी मजाक करती। संदीप को रिझाने के लिए मंजू उससे इर्द गिर्द मंडराती रहती। जानबूझकर वह साड़ी का पल्लू सरका कर रखती। उसके गोरे खूबसूरत बदन को संदीप जब जोर निगाहों से देख घूरता तो मंजू के दिल में शहनाइयाँ बज उठती। वह चाहती थी कि संदीप उसके साथ छेड़छाड़ करे, मगर लोक लाज के डर और घबराहट से चलते संदीप ऐसा कुछ नहीं कर पाता था। संदीप एक तरफ ही से कोई पहल न होते हुए देख मंजू उससे और से करीब आने लगी। वह उसका खूब ख्याल रखती। बातों बातों में वह संदीप को छेड़ने लगती। कभी उसके बालों में हाथ फिराती तो कभी उसके बदन को सहलाती। कभी चिकोटी काट कर वह खिलखिलाने लगती तो कभी उसके हाथों को अपने सीने पर रख कर कहती, देवर जी देखो मेरा दिल कैसे धक धक कर रहा है। जवान और खूबसूरत भाभी की मोहक अदाओं से संदीप के मन के तार झंझना उठते। उसके तन बदन में आग सी लग जाती। वह भला कब तक खुद को रोके रखता। धीरे धीरे वह भी खुलने लगा। देवर भाभी एक दूसरे से चिपके रहने लगे। दोनों खूब हंसी ठिठोली करते। वह एक दूसरे की चुहलबाजियाँ से खूब खुश होते। अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिलाते, साथ साथ घूमने जाते। कभी पार्क में समय बिताते तो कभी सिनेमा देखने चले जाते। एक दूसरे का साथ उन्हें अपार सुख से भर देता। दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। संदीप के प्यार से मंजू को बेहद खुशी मिलती। हंसती खिलखिलाती मंजू को संदीप बाहों में भरकर चूम लेता तो कभी गोद में उठा लेता। कभी उसके सीने पर सिर रख कर संदीप कहता, इस दिल में अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा क्या? चलो देवर जी फिल्म देखने चलते हैं। एक दिन मंजू बोली, हाँ भाभी चलो, अजंता टॉकीज में नई फिल्म लगी है। संदीप खुश होकर बोला और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। मंजू कपड़े बदलने के बाद आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवारने लगी। अपना चेहरा देखकर वह खुद ही शर्मा गई। बन ठन कर जब वह निकली तो संदीप उसे देखता ही रह गया। तुम इस तरह क्या देख रहे हो देवर जी? तभी मंजू इठलाते हुए हंसकर बोली। अचानक संदीप ने मंजू को पीछे से बाहों में भर लिया और उसके कंधे को चूम कर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो भाभी। काश हमारे बीच यह रिश्ता न होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा तो तुम क्या करते? मंजू शरारत से बोली, मैं झटपट शादी कर लेता। संदीप ने कहा। धत, मंजू शर्मा गई, लेकिन उसके होठों पर मादक मुस्कान बिखर गई। देवर का प्यार जताना उसे बेहद अच्छा लगा। खैर वे दोनों फिल्म देखने चल पड़े। फिल्म देखकर जब वे बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका था। वे अपनी ही धुन में बातें करते हुए घर लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि दो बदमाश उनका पीछा कर रहे हैं। रास्ता सुनसान होते ही बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बदतमीजी करने लगे। यह देखकर संदीप डर के मारे कांपने लगा। जान प्यारी है तो तू भाग जा यहाँ से, वरना यह चाकू पेट में उतार दूंगा। एक बदमाश दांत पीसता हुआ संदीप के आगे गुर्राया, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। संदीप गिड़गिड़ाने लगा, जा तुझे छोड़ दिया, अब फुट ले यहाँ से, वरना तुझे मुझे छोड़कर मत जाओ संदीप, मुझे बचा लो। तभी मंजू घबराए लहजे में बोली। लेकिन संदीप ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। सारे बदमाश हो होकर हंसने लगे। मंजू उनकी कैद से छूटने के लिए छटपटा रही थी। उसका विरोध काम नहीं आ रहा था। बदमाश मंजू को अपने चुंगल में देख उसे छेड़ते हुए जबरदस्ती खींचने लगे। वे उसके कपड़े उतारने की फिराक में थे। बचाओ बचाओ, मंजू चीखने लगी। चीखो मत मेरी रानी, गला खराब हो जाएगा। तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें हमारी प्यास बुझानी होगी। एक बदमाश बोला, है कितनी सुंदर हो, मजा आ जाएगा। तुम्हें पाने के लिए हम कब से तड़प रहे थे। दूसरे बदमाश ने हंसते हुए कहा। बदमाशों ने
मंजू का मुंह दबोच लिया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। मंजू की घुटी घुटी चीख निकल रही थी, वह बेबस हो गई थी। इत्तेफाक से प्रदीप अपने दोस्तों अजय के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। चीख सुनकर उसने कान खड़े हो गए। यह तो मंजू की आवाज़ लगती है, जल्दी चलो, प्रदीप अपने दोस्त अजय से बोला। दोनों तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे। अजय ने टॉर्च जलाई तो बदमाश रोशनी से नहा गए। बदमाश मंजू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मंजू लाचार हिरनी सी छटपटा रही थी। धीरे धीरे वह ठीक हुई। यह क्या, आपके हाथ से तो खून बह रहा है, मैं पट्टी बांध देती हूँ। प्रदीप का जख्म देखकर मंजू ने कहा, मामूली सा जख्म है, जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रदीप प्यार से मंजू को देखते हुए बोला। मंजू के दिल में पति का प्यार बस चुका था। प्रदीप से नज़र मिलाते ही वह शर्मा गई। वह मासूम लग रही थी। उसका प्यार देखकर प्रदीप की आंखें छलछला गई। बीवी का सच्चा प्यार पाकर प्रदीप के वीरान दिल में हरियाली छा गई। वह मंजू को अपनी बाहों में भरने के लिए मचल उठा। इतने में मंजू का देवर संदीप सामने आ गया। वह अभी भी घबराया हुआ था। बड़े भाई के यहाँ आ जाने के बाद संदीप ने अपनी भाभी का हालचाल पूछना चाहा तो मंजू ने उसे दूर रहने का इशारा किया। तुमने तो मुझे बदमाशों के हवाले कर दिया था। अगर मेरे पति समय पर न पहुँचते तो मैं लुटी गई थी। कैसे देवर हो तुम। जब मंजू ने कहा तो संदीप का सिर शर्म से झुक गया। इस एक घटना से मंजू की आंखें खोल दी। अब उसे अपने पति ही सच्चा हमदर्द लग रहा था। वह अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरी कहानी में और भी प्यार भरी बातें हैं। आज बेला सोच रही थी कि ज़िंदगी में कितनी कशमकश है। एक प्रदीप है जो उससे बात नहीं करता है रिलेशन में होने के बावजूद, और बेला को भी लगने लगा कि शायद अब उसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस रिश्ते में कुछ भी नहीं रह गया है और प्रदीप उससे शादी भी नहीं करेगा। शायद इसलिए जब उसके ऑफिस में काम करने वाले राजेश ने बेला को प्रपोज किया और कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, तो कुछ दिन सोचने के बाद बेला ने शादी के लिए हाँ कर दी। बेला ने अपनी दोस्त को सब कुछ बताया और उससे पूछा कि मैं क्या करूं। बेला को उसकी दोस्त ने यही कहा कि बेला तुम अब इन सब प्यार व्यार के झंझट से बाहर निकलो और लाइफ में आगे बढ़ो, और अगर कमाने वाला एक वो इंग्लिश में कहते है ना कि वेल सेटल्ड लड़का मिल रहा है तो उसे हाँ कर दो। ऐसे लड़के या रिश्ते बार बार नहीं मिलते। लेकिन बेला के मन में एक बात थी कि वो राजेश को जानती ही कितना थी, जबकि प्रदीप के साथ उसका रिश्ता 4 सालों का था। लेकिन बेला ने राजेश को हाँ करते वक्त कहा कि वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन अब रिलेशन का झाम नहीं चाहिए। जो होगा शादी के बाद होगा और उससे पहले वो नॉर्मल ही बात करेगी। अपनी ज़िंदगी में इन सारी कशमकश से जूझ रही बेला बहुत तनाव में हो गई थी, क्योंकि 4-5 दिन में प्रदीप भी कॉल कर ही लेता था बेला को। बेला से प्रदीप की रोज़ बात न हो पाने के कारण जब बेला को फ़ोन करता था तो बेला उससे बातें कर लेती थी और उसे अच्छा लगने लगा था। लेकिन अपने पहले रिलेशन से निकलना बेला के लिए इतना आसान नहीं था। बेला नॉर्मल बातें करना चाहती थी राजेश से, लेकिन राजेश उससे इतना प्यार करने लगा था कि प्यार भरी बातें ही करता था, और बेला अभी उससे ऐसी बातें नहीं करना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि राजेश को बेला से पहले रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था, उसे सब पता था। लेकिन जब भी बेला उससे कहती कि यार मैं अभी आपसे के साथ इतना नहीं खुल सकती, तो राजेश कहता कि उसे बुरा लगता है और उसकी फीलिंग्स हर्ट होती है। वो अपनी फीलिंग्स बता देता। लेकिन जब भी बेला अपनी बात बताती है तो राजेश को लगता है कि वो उससे सामने रिश्तों में शर्त रख रही है। राजेश शायद नहीं समझ पा रहा था कि बेला स्थिति को उसने खुद ही कुछ शर्त रखी थी, लेकिन उसे बस पता नहीं था कि उसकी भी एक शर्त रखी है। हालांकि उसकी शर्त छोटी थी, जो उसको सिर्फ बातें लग रही थी, और इधर प्रदीप बेला को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए बेला उससे बिल्कुल दूर हो चुकी थी। बेला अब ये सोचने लगी थी कि ज़िंदगी में कितनी उलझनें हैं और कितनी कशमकश है। वो सोचने लगी थी कि शायद अब वो किसी रिश्ते में नहीं रह पाएगी, क्योंकि राजेश जब भी कुछ प्यार से बातें करता है तो बेला कहती है कि जो भी होगा शादी के बाद होगा, और ये चीज़ें राजेश को बुरी लगती। राजेश बेला से कहता कि पता नहीं ज़िंदगी में आगे ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, पता नहीं फ्यूचर में हालात कैसे होंगे, अभी जो ज़िंदगी है उसको जी लो। बेला को फिर एक बार वही बात सुनने को मिली जो प्रदीप ने कह कर उसके साथ 4 साल बिता दिए थे, और बेला तो शादी के सपने भी देखती रही। राजेश से तो बेला ने शादी के लिए हाँ कहा था।
ये सोचकर कि राजेश शादी करेगा, क्योंकि राजेश ने कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। लेकिन एक बार फिर बेला उसी रिलेशनशिप में जाम में फंसती हुई खुद को महसूस कर रही थी और इस कश्मकश में फंस चुकी थी। धन्यवाद।